नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज बुलेटिन, जहां हम आपको हिमाचल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर पवट्टा साहिब से, जहां सिरमौर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। जहां आपको बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं में एग्री फोटोवोल्टिक प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें किसानों को खेतों के साथ और ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी के फायदे बताए गए हैं, ताकि कम जमीन में ज्यादा उत्पादन और आय सुनिश्चित की जा सके। किसान है उनको खासतौर पे अभी जो पीएम कुसुम योजना के तहत जो केंद्र सरकार की ये जो योजना है, आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों में ज्यादा से ज्यादा जागृति सौर ऊर्जा के बारे में आए। उसमें भी खासतौर पे किसानों में हम ये जागृति लाने की कोशिश करते हैं कि जो अपनी फसल बोते हैं वो अपनी खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल कर सके वो, क्योंकि आज के समय में हम देखें तो सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये जो योजना है, इसमें इस योजना में खासतौर पे किसान अपनी जो भूमि है, अपनी जमीन का दोहरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यानी फसल भी उगा सकते हैं और साथ में वही जमीन पे वो सौर ऊर्जा भी लगा सकते हैं। तो एक ही जमीन का दोहरा उपयोग करके डबल इनकम वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरा खासतौर पे देखा जाए तो आज पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार हो रहा है, और हमारे देश में भी ये जरूरी है कि उसका प्रचार प्रसार हो और जो किसानों को सबसे बड़ा लाभ मिले। हमारी सरकार भी काफी प्रयास कर रही है। तो हमारा ये प्रयास है आज की हम आए, किसानों से मिले, उनसे बातचीत हुई और उनको हमने जागरूक करने की कोशिश की कि आप अपनी खेती में फसल के साथ साथ सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करके उसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो यही आज हमारे प्रयास। नालागढ़ के सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। जो आपको बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल अब केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। ज्यादातर मरीजों को प्राथमिक जांच के बाद बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। संजीव कुमार है, मैं नालागढ़ का रहने वाला हूँ। आज से 15 दिन पहले मैं भी एक लड़के को कुत्ते ने काट लिया था बाजार में। मैं उसको लेकर गया हॉस्पिटल में। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लेकर गया, वो कह रहे हमारे पास टीके नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, आप बाहर से लगाइए। मैं बाहर से लेकर गया, उसके इंजेक्शन लगवाए। यहाँ तो ये हो गया है कि भी कोई भी इंसान जाता है, उसको सबसे पहले बोलते हैं, वो बिना देखे ही बोल देते हैं इसको पीजीआई ले जाओ, इसका इलाज यहाँ पे नहीं है, पीजीआई में ले जाओ। यहाँ पे तो इस हॉस्पिटल का नाम हटा के इसके ऊपर लिखना चाहिए पीजीआई रेफर, सिर्फ पीजीआई के लिए रेफर। यहाँ पे कोई भी सरकार आ जाए, यहाँ पे हॉस्पिटल का सुधार कभी नहीं हो सकता। मेरा नाम दीप सिंह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। इस हमारे हॉस्पिटल का सुधार होना चाहिए। यहाँ सरकार कोई भी आए, आज तक इस हॉस्पिटल का सुधार नहीं हुआ। ना यहाँ पे डॉक्टर है, ना कोई देखने वाला है, बस रेफर करने वाले है। बस टायर ही खुल जाते हैं, बत्ती लग जाते हैं। ऐसा प्रशासन का बुरा हाल है। एक बार आग लगी देखना चाहिए एम्बुलेंस को, आग लगी। रिपोर्टर का भी बुरा हाल था, ये बीमार हुए थे यहाँ पे, वो बद्दी तक गए, वहाँ पे एम्बुलेंस का टायर खुल गया था। मेरे पास वीडियो भी है, जो कि 2 टायरों नटों पे एम्बुलेंस चल रही है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। नालागढ़ एक हब इंडस्ट्री आती है, बस यहाँ पे आके अपना काम करती है, चली जाती है। ना कोई प्रशासन देख रहा है, ना कोई कुछ, ना कोई एमएलए देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बस दूसरा काम चलाओ कि रैपर गरीबों को मारते रहो और बस अपने बैठे आराम से, कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे गरीबों को। ठीक है जी, एमएलए साहब अपने आपको पता ही है, ना यहाँ देखने आता कोई, बस एक फ़ोटो खिंचाते हैं, 2-4 कूलर दे दिए, फ़ोटो खिंचाइए, चले गए। एम्बुलेंस
यहाँ पे बोलते कि डॉक्टरों को कुछ नहीं आता है, यहाँ पे एक पर्ची लिखते हैं, वो पीजीआई को रेफर कर देते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा पीजीआई? और आपको पता है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि कैसे बैठे नालागढ़ में डॉक्टर, पीजीआई के डॉक्टर भी बोलते हैं कि यहाँ पे कैसे डॉक्टर बैठे हैं जो एक छोटी सी चोट के लिए पीजीआई रेफर कर देते हैं। ठीक है, प्रशासन को देखना चाहिए। हम तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि नालागढ़ हॉस्पिटल का सुधार हो। ठीक है जी, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर बैठे और गरीब बंदों को सुविधा मिले यहाँ पे। हॉस्पिटल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, यहाँ पे जो भी आता है मरीज पहले तो ये पीजीआई को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, ना यहाँ पे डॉक्टर है, ना यहाँ पे कोई नर्सें हैं, कम सब कम है जहाँ भी देखा जाए। और जो भी मरीज आता है वो सब पीजीआई को रेफ़र कर देते हैं, ना कोई दवाई अंदर से मिलती है। यहाँ तो एक वैसे बन गया कि आओ और रेफ़र कराओ और पीजीआई जाओ। यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना कोई मशीनें ठीक है, ना कोई एक्सरे की मशीनें ठीक है यहाँ पे। तो ना यहाँ पे डॉक्टर प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड की कोई मशीन है, जो भी होता है सब पीजीआई में होता है। यहाँ तो बस यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर वैसे बैठे दिखावे के लिए 2-4 जो है, या फिर प्राइवेट को, या प्राइवेट यहाँ पे चला हुआ है, उनका काम चला हुआ। ठीक है। टांडा मेडिकल कॉलेज में पर्ची काउंटर पर हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। जो आपको बता दें, कांगड़ा में एक अस्पताल का वीडियो में वायरल हो रहा है, जहां एक महिला डाटा ऑपरेटर को थप्पड़ मारती नजर आई है। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। फिलहाल घटना के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच ये चर्चा का माहौल बन गया है। चिंतापूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्ची व्यवस्था को लेकर घोटाले का आरोप लगा है। जो आपको बता दें, पूर्व विधायक बलवीर चौधरी ने अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए जांच की मांग की है। उनका दावा है कि एक दिन की जांच में ही हजारों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। फिलहाल ये मामला बड़े घोटाले का रूप ले सकता है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। कांग्रेस सरकार ने छिन्नमस्ती का धाम चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्ची शुरुआत की थी। हमने उस वक्त भी इस पर्ची का विरोध किया था कि ये कांग्रेस सरकार हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है। हमने कहा था कि इस प्रयत्न में, इस कोशिश में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसमें भ्रष्टाचार की बू आएगी। प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया, परंतु कोई फैसला नहीं लिया गया। जब से यहाँ से हमारे जो जिलाधीश थे राघव शर्मा जी, वो गए, उसके बाद इस सुगम दर्शन पर्ची के अंतर्गत भ्रष्टाचार शुरू हो गया। और केवल मात्र ये जो वर्तमान तहसीलदार हैं, वहाँ पे टेम्पल अफसर हैं, इन्होंने एक दिन की चेकिंग करी 19 जून 2026 की। उस दिन शुक्रवार था और कोई उस दिन भारी रश नहीं रहता है, परंतु उसी दिन एक दिन की चेकिंग में 80 पर्चियां बोगस पाई गई, जिनका पैसा मंदिर ट्रस्ट में जमा नहीं हो पाया और जो सिस्टम वहां पर लगाया गया है उसमें भी कोई पैसा नहीं आया। एक ही फोन पर और एक ही IQ में
वो पैसा जमा करवाने के बाद भी जमा नहीं हो पाया। मेरा सरकार से निवेदन है और जिलाधीश और एसडीएम अंब जो चिंतपूर्णी ट्रस्ट में भी शामिल हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि आपने 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई, परंतु इन 2-3 दिनों में कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि वहाँ पर जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हटाया जाए, उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के दबाव में जिला प्रशासन इस भारी घपले को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत भारी घपला है। केवल मात्र 1 दिन में ही लगभग 88,000 का फ्रॉड हुआ है। अगर इन 2.5-3 सालों में इसे नियमित तौर पर चेक किया जाए, किसी निष्पक्ष एजेंसी से चेक करवाया जाए या विजिलेंस के कोई ऐसे अधिकारी जिन पर कोई आरोप ना हो, उनसे इसकी चेकिंग करवाई जाए, तो करोड़ों रुपए का घपला सामने आने वाला है। मैं प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से ये भी कहता हूं कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी और मैं विशेष करके मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में जाऊंगा। अतिशीघ्र इसकी जांच होनी चाहिए, किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। और इसके बाद मेरे पास ये भी रिपोर्ट है कि जो अधिकारी इस घपले में शामिल है, जिस अधिकारी ने अपना क्यू कोड वहां पर दिया हुआ था, वो अधिकारी मुख्यमंत्री के आसपास घूमते रहे। और ये मैं बहुत जल्दी इसका भी खुलासा करने वाला हूं कि ये धन, मंदिर का धन चोरी करके कहां खर्च किया गया है। अगर सरकार और जिला प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं बैठाता है और दोषियों को अंदर नहीं करता है, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जो बारीदार लोग हैं, जो पूर्व सदस्य हैं ट्रस्ट के, उनको साथ लेकर के आंदोलन भी खड़ा करेगी। ऊना में भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। जो आपको बता दें, उन्होंने व्यंग करते हुए मुख्यमंत्री को उत्तर भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताया है। साथ ही सरकार पर भारी कर्ज लेने और आर्थिक स्थिति को लेकर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। प्रेस का यहाँ पर सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वहीं पर आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ में हमारे सहयोगी पूर्व में विधायक रहे श्री बलवीर चौधरी जी और हमारे पार्टी के मंडल महामंत्री बैठे हैं, उनका स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए आया हूं कि बेशक प्रदेश कर्जे में डूब रहा है और कर्जा लेने में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 41,000 करोड़ कर्जा प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खजाना मंत्री होने के नाते 41,000 करोड़ कर्जा लिया, जबकि 51 वर्षों में 1971 से लेके 2022 तक 12 सरकारें आई, 12 सरकारों ने 68,000 करोड़ कर्जा लिया और वर्तमान सरकार ने 3.5 साल में 41,000 करोड़ कर्जा लेके जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 2023 में जब प्रदेश में बहुत बड़ा डिजास्टर है तो इन्होंने 51 लाख रुपया उसमें दान दिया और सुर्खियां बटोली अखबारों में कि मैंने सारा कुछ दान दे दिया। और आज पिछले कल से जो पूरे देश में खबरें छप रही हैं, हमें इस बात का गर्व है, फक्र है कि 2023 में सब कुछ दान करने के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तरी भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है वो
सर्वे में आए हैं, घोषित हुए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में एडवांस से भी बधाई देता हूँ कि 1 साल उनको और मिल गया और इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो शायद देश में पहले नंबर पर आ जाएं, शायद हिमाचल प्रदेश के लिए वो गर्व का विषय होगा। प्रदेश तो लगातार धरातल, प्रदेश तो लगातार पताल में करके में डूबता जा रहा है और जिन लोगों को सेवा के लिए भेजा है वो अमीर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो संपत्तियां डिक्लेयर हुई है, कहीं भूल तो नहीं गए अपनी संपत्तियों की? क्योंकि पिछली बार भी एक हल्फनामे में छोड़ गए थे, 600-700 कनाल के बीच में नदौड़ में जमीन थी, उसको भी भूल गए थे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी ने सारा पैसा दिया, हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज बना है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने पैसा दिया, उस मेडिकल कॉलेज के साथ बिल्कुल बगल में 100 से ज्यादा कमरों का जो पेइंग गेस्ट पीजी जो बन रहा है। शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और ये उनकी छवि खराब करने की साजिश है। फिलहाल सीएम ने अपनी संपत्ति को पारदर्शी बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। किस कानून लाएगी है? 20 सालों से जो एफिडेविट में है वही चीज़ एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे मैं अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था, तो ये सब चीज़ें जब लाई गई तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो हैं धनवान हैं, तो ये किसी ना किसी तरह छवि को ख़राब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नज़र आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये तो 20 साल से एफिडेविट में हमेशा आ रही है, पर उसमें एक डिग्री नहीं दिखाई है। मैं चाहूँगा कि वो डिग्री भी दिखाई जाए कि उसमें मैंने लॉ भी की है, एमए भी की है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें एमए पीएचडी दिखाया, तो थोड़ी सी उनकी भी जानकारी थोड़ी गलत है। लेकिन इसमें कोई नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है। वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई। तो इसकी तो पहले ही इंक्वायरी हो चुकी है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। सब जो आप कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं प्लान तरीके से है, तो प्लान तरीके से इसलिए कि इसमें सोशल मीडिया में ऐसे चलाया जा रहा है कि एक आम परिवार का व्यक्ति कैसे ऐसे कमा सकता है। तो उस समय ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ये कोई ज़्यादा नहीं थी। उस समय जब मैं शिमला में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी आदमी प्रॉपर्टी कमा सकता है। और अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, ईडी से जानकारी ले सकते हैं, सीबीआई से जानकारी ले सकते हैं। और एक बारी तो पहले ही मेरी इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो चुनाव के वक्त एफिडेविट में दिखाई जाती है और चुनाव के वक्त कोई झूठ नहीं दिखाया जाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसका षड्यंत्र आपको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को ख़राब करना चाहते हैं और इस राजनीतिक तरीके से किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है। सर, आपने एक बयान दिया कांगड़ा में कि एमएलए क्या कांग्रेस में कोई मैं नहीं, मुझसे आप जैसे आपने सवाल पूछा उसी तरह सवाल पूछा कि अगर कोई कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए हमें। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से
चुनाव लड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा कि चंदा चोर और पेपर लीक वाली भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारी पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे। भाजपा का अगर टिकट कोई एमएलए मांगेगा तो कांग्रेस। सिमोन में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जो आपको बता दें, गिरी नदी उफान पर है और गांव बंगरन में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने एहतियातन करीब 1 दर्जन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। वहीं लगातार बारिश के चलते इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जी, जो ऐसे भागने वाला जो कुछ ऐसे परिवार हैं जो जिनको पिछली बार बरसात में काफी क्षति पहुंची थी, तो ऐसे कुछ परिवार को जैसे कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार उनको शिफ्ट किया गया है। वो अपने जो पुराने घर हैं उनमें शिफ्ट हुए हैं। उनकी तरफ से डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनको उस पुराने घर में दिया जाए, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ठीक किया था कि उनके पुराने घरों में उनको टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। बाकी उस जगह पर हमारी जो दृष्टि है वो बनी हुई है, रेगुलरली हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी किसी भी प्रकार की अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है या अगर ऐसा फोरकास्ट होता है कि वहाँ क्षति हो सकती है, तो हम टाइमली उधर से रेस्क्यू कर लेते हैं। सभी लोगों से 2 ही मेजर अपील्स हैं। तो सबसे पहले नालों के पास, यमुना नदी के पास आसपास ना जाएं, सतर्कता बरतें। जैसे कुछ लोग शाम में टहलने के लिए जाते हैं, वो फिर जाते हैं, तो थोड़ी सतर्कता बरतें, सावधानी पूर्वक जाएं। इसके अलावा बाकी जो अपने आसपास सफाई रखें। ऐसा बहुत बार देखने पाया गया है कि आपके आसपास की जगह पे गंदगी की वजह से जो नाले हैं चौक हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहर में जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो सभी से ये अपील है, सभी से ये आशा करते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें। जितना आप खुद से हो सकता है उतना अपने आसपास सफाई रखें। और बाकी हमने सभी डिपार्टमेंट्स को भी कम्युनिकेट कर दिया है कि दे विल इंश्योर कि जो भी हमारे नाले हैं उनकी सफाई कर देंगे। और कंसिस्टेंटली जो हमारी टीम है, एमसी की टीम है, वो ग्राउंड पर मौजूद है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।